एक महिला जेलर बनकर के जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचती हैं और जेल के कारोबार को संभालती हैं, तब उनकी नज़र एक कैदी पर पड़ जाती है और उस कैदी को देख कर के महिला जेलर के होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और उधर जब वो कैदी उन महिला की तरफ देखता है, जेलर की तरफ देखता है, जो महिला जेलर थी उनकी तरफ देख कर के वो भी घबरा जाता है, चौंक जाता है और फिर वह बिना कुछ बोले ही उनके पैरों में आकर के गिर जाता है और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। आखिर वो महिला जेलर उसे देख करके क्यों चौंक गई थी और वो कैदी उनसे माफ़ी क्यों मांगने लगा था, फिर महिला जेलर ने उस कैदी के साथ क्या किया, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आज की कहानी समाज में ऐसे हजारों केस और घटनाएं आपने देखी होंगी जो इस कहानी से जुड़ी हुई होंगी। आप इस कहानी को जब पूरा सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वास्तविक समाज में ऐसा ही हो रहा है। आगे क्या होता है इस कहानी में, ये आगे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह था। चरण सिंह जब बड़ा हो जाता है तब वह उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, तब वो अपनी एक दुकान खोल लेता है, क्योंकि वो हलवाईगिरी का काम करने लगता है। जब हलवाईगिरी का काम करता है तो वो खूब अच्छी सी दुकान को सजाता है और वो उसमें सारी तरह की मिठाइयाँ बेचने लगता है, क्योंकि उसके यहाँ कारीगर भी चलने लगते हैं और मिठाइयाँ भी खूब बिकती हैं। वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे करूं। इसके लिए वो मिठाइयों में मिलावट करने लगता है, नकली मिठाइयाँ बेचता है, जिससे उसका खर्चा कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होती है। खूब अच्छी तरह से उसकी दुकान चलने लगती है। लेकिन जो चरण सिंह था वो कुछ चंचल मन का था। कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दूसरे की कमाई दिखाई देती है कि ये कितना कमा रहा है, और दूसरे की लुगाई सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। यही दो खासियत इंसान के अंदर होती हैं जो उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। दूसरे की दौलत को देख करके इंसान जलता है और दूसरे की औरत को देख करके इंसान ललचाता है। इन्हीं दो बातों से अगर इंसान दूर रहे तो जीवन में कभी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, ना ही बुरी आदत पर कभी पहुंच सकता है, बुरे रास्ते पर कभी पहुंच सकता है। लेकिन चरण सिंह जब गांव में आता है तो उसमें पड़ोस में रहने वाली एक महिला, उससे उसका कांटेक्ट हो जाता है। चरण सिंह और उस महिला का जब एक दूसरे से कांटेक्ट होता है तो वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो महिला कहती है कि ऐसा करो चरण सिंह, तुम अपना विवाह मत करना, क्योंकि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। बस ये बात सुनकर के चरण सिंह खुश हो जाता है, क्योंकि चरण सिंह के लिए वो महिला बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो भी विचार बना रहा था कि मैं शादी इसी से कर लूँ, क्यों ना इसी महिला को मैं अपने घर में रख लूँ, जिससे मेरे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। यह बात विचार करके चरण सिंह बड़ा खुश होता है और रोज अपनी दुकान पर जाता है, घर आता है और घर आते ही उस महिला के संपर्क में पड़ जाता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन चरण सिंह के पिताजी चरण सिंह से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारा रोजगार भी चलने लगा है, दुकान अच्छी चल रही है, क्यों ना हम तुम्हारा विवाह कर दें। चरण सिंह कहता है पिताजी, विवाह की क्या जरूरत है मुझे, अभी तो मैंने दुकान खोली है और अच्छी तरह से अभी चल रही है, चलने दो थोड़े दिन, उसके बाद देखते हैं। लेकिन चरण सिंह के पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा विवाह हो जाए तो हमारे सर से भार हल्का हो जाए, क्योंकि हम भी निश्चिंत हो जाएंगे, फिर आराम से बहू घर की देखभाल करेगी, तुम दुकान को संभालना और हम फ्री हो जाएंगे, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन चरण सिंह के ना चाहते हुए भी चरण सिंह के माता पिता चरण सिंह का विवाह कर देते हैं और एक बहुत अच्छी, सुशील, सभ्यदार, संस्कारी लड़की जब बहू बन करके उसके घर में आती है, जिसका नाम निधि था। निधि वास्तविक वो संस्कार वाली लड़की थी और वो घर में जब दुल्हन बन करके आती है तो कुछ दिन तो चरण सिंह दिखावे के लिए अपनी पत्नी से वही झूठ मूठ का प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो अपने मन को संतुष्ट रखती थी, कुछ नहीं कहती थी। लेकिन धीरे धीरे यूं ही 6 महीना बीतते हैं तो चरण सिंह अपनी पत्नी से दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग तो उसकी पड़ोस वाली महिला में लगा हुआ था। अब निधि ये बात सोचती है कि आखिर बात क्या है कि ये हमसे दूरियां क्यों बना रहे हैं। मैं दिखने में भी अच्छी हूँ और इनकी सेवा भी अच्छी करती हूँ, इनके माँ बाप की भी देखरेख अच्छी करती हूँ,
लेकिन फिर भी ये हमसे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। कुछ तो कारण है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तब एक दिन निधि शाम के वक्त छत पर खड़ी होती है और चरण सिंह जब अपनी दुकान से लौट करके आता है तो सीधी डायरेक्ट घर में देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है। तो वो घर से निकल करके उसी पड़ोस वाली महिला के घर चला जाता है और फिर उससे हंस हंस करके बतलाने लगता है और उसके हाथ पकड़ता है। ये सारा दृश्य निधि छत पर खड़ी हुई देख रही थी। तब वो समझ जाती है कि इसका मतलब ये है कि इनका अफेयर इस पड़ोस वाली महिला के साथ चल रहा है, इसी वजह से ये हमसे दूरियां बना रहे हैं, इसीलिए ये हमको अपनी नजरों में कुछ नहीं समझ रहे हैं। निधि नीचे लौट आती है, लेकिन उस दिन तो वो कुछ नहीं कहते हैं। दूसरे दिन अपने पति चरण सिंह को रोक लेती है और कहती है कि आखिर ये बताओ कि मैं आपको पसंद नहीं हूं, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है, या फिर मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही हूं, या आपके माँ बाप की देखरेख नहीं कर रही हूं, या आपकी केयर नहीं कर रही हूं। ऐसी कौन सी कमी मेरे से बन रही है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूरी बनाते जा रहे हो, इस वजह से तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। चरण सिंह कहता है, कैसे पागलों की भांति बातें करती हो? अरे मैं सारे दिन दुकान पर व्यस्त रहता हूँ, हारा थका आता हूँ, इसलिए सो जाता हूँ और फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। निधि कहती है कि बातों को मत बनाओ, एक झूठ छिपाने के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगे और जितना झूठ बोलोगे उतने ही तुम पाप में गड़ते चले जाओगे। इसलिए मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम्हारा अफेयर पड़ोस वाली महिला के साथ चल रहा है, इसी वजह से तुम मुझसे दूरियां बना रहे हो। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी या पड़ोस वाली दे देगी? अगर कल को तुम्हारे साथ कोई परेशानी आती है तुम्हें, या कोई घटना घटती है, तो ये पड़ोस वाली अपने पति को छोड़ करके आ जाएगी, या फिर इसका पति तुम्हारे पास आ लेने देगा तुम्हारी सेवा करने के लिए, या फिर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? कम से कम इस बारे में तो विचार करो। अरे जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो तुमने कुछ भी किया, कोई बात नहीं, उन पर तो पर्दा डाल दो, पुरानी बातें हैं। लेकिन अब जो नया जीवन हमने शुरू किया है, एक दूसरे का सहारा बने हैं, तो कम से कम इसकी तो मर्यादा रखो, इसको तो अच्छी तरह से निभाओ। लेकिन पत्नी की इतनी अच्छी बातों के समझाने के बाद भी चरण सिंह एक बात नहीं सुनता और वो अपनी पत्नी पर झुंझलाने लगता है और धक्का दे करके दुकान पर चला जाता है। शाम को आता है तो ना अपनी पत्नी से बोलता है, ना कोई बात करता है, चुपचाप खाना खाता है, सो जाता है। ये बात जब निधि अपने सास ससुर से कहती है तो सास ससुर भी उसे समझाते हैं कि बेटा निधि ने तुम्हें गलत संगति में देख लिया है और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बहू है, उसकी तरह तो तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। कहते हैं कि इंसान बिन विचारे जो करता है पाछे फिर पछताता है, इसलिए तुम बिन विचारे जो कदम उठा रहे हो वो बहुत गलत है। बाद में तुम्हें सिवाय पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए तुम हमारी तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। और ये अड़ोस पड़ोस वाले हैं, ये तो केवल तुमसे पैसा लूटने के लिए तुमसे प्रेम करते हैं, और ये प्रेम कुछ नहीं होता है, ये तो केवल हवस होती है इंसान की। और कुछ दिन के बाद में जब हवस दोनों की जब पूरी हो जाएगी तो तुम उससे घृणा करने लगोगे, वो भी तुम्हें घृणा करने लगेगी, लेकिन अंत में तुम्हें काम तुम्हारी पत्नी ही आएगी और पत्नी की ही तुम्हें याद आएगी जब तुम पर बुढ़ापा होगा, कोई परेशानी होगी तब। लेकिन माँ बाप की भी वो कोई बात नहीं सुनता और पत्नी पर झुंझलाने लगता है, उसे गाली देने लगता है कि तूने हमारे माँ बाप से भी ये बात कह दी। तब वह अपनी पत्नी को मारने भी लगता है इस प्रकार से। लेकिन निधि उसकी मार भी सहती है, गाली भी सहती है, झुंझलाना भी सहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो सोचती है कि चलो ये सुधर जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हमारा परिवार लाइन पर आ जाएगा। अगर मैं कुछ कहती हूं तो हो सकता है परिवार में कोई विघ्न पड़ जाए, फूट पड़ जाए, इस वजह से वो कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे यूं ही महीना बीत जाता है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी रुचि जितनी लोग समझा रहे थे उतनी ही रुचि उसे पड़ोस वाली महिला में बढ़ती जा रही थी, अपनी पत्नी से कम होती जा रही थी। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है निधि। तब कहती है कि आखिर तुम बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं ऐसे नौकरानी की भांति यहाँ पड़ी रहूंगी तो क्या फायदा है? ना तो जीवन में मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कुछ बन सकती हूँ। मेरा ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूंगी, लेकिन यहाँ आकर के तो मैं नौकरानी की भांति रह रही हूँ। यही नहीं लगता कि मैं ससुराल में रह रही हूँ, यही नहीं लगता कि मेरी शादी हो गई है। ना तो पति का प्यार है, ना ससुराल में कोई ससुराल का दर्जा मिल रहा है। तुम क्या चाहते हो? तब चरण सिंह कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, तुम यहाँ पड़ी क्यों हो? तुम अपने मायके चली जाओ, मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तब वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। एक दो बार उसके मायके वाले भी आकर के चरण सिंह को समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरता। तब वो वहां से चली जाती है
और फिर चरण सिंह उसे बार बार फोन करके ये दबाव बनाता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है किसी भी कीमत पर। वो परेशान हो जाती है, सोचती है कि अब इस आदमी के पीछे पड़ना क्या है, जबरदस्ती करोगे तब भी कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि जब इसके दिमाग में फतूर भरा है, गंदगी भरी है, जब तक वो नहीं निकलेगी ठोकर लगने के बाद तब तक ये लाइन पर नहीं आएगा, इसलिए मेरा भी भविष्य इसके साथ में खराब हो जाएगा। ये सोच करके वो उससे तलाक ले लेती है और दोनों अपने घर रहने लगते हैं। इधर वो पड़ोस वाली महिला के चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक देता है, दुकान पर जाता है, और इधर निधि पढ़ाई करने लगती है। सोचती है कि पति से तो दूर हो ही गई हूं, लेकिन कुछ जीवन में कामयाबी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन में कामयाबी ही सबसे बड़ी चीज है। और आज अगर पति से अलग होने के बाद में कुछ कर नहीं पाई, कुछ बन नहीं पाई, तो फिर ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है। निधि जी जान से पढ़ाई करती है, रुचि से पढ़ाई करती है, और फिर एक दिन वो देखती है कि कुछ जगह पुलिस में निकली हुई थी, तब वो फार्म अप्लाई कर देती है, क्योंकि पढ़ी लिखी वो बहुत ज्यादा थी, होशियार भी थी। तब उसकी पोस्टिंग जो है एक महिला जेलर के रूप में हो जाती है, वो जेलर बन जाती है। इधर वो अपनी ड्यूटी पर जाने आने लगती है, और इधर चरण सिंह के साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। एक दिन चरण सिंह दुकान पर बैठा हुआ था, किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि ये मिठाई में मिलावट करके बेच रहा है, नकली मिठाइयों को बेच रहा है। यह सुन करके वहां खाद्य विभाग की टीम आती है और उसकी दुकान को जब चेक करती है तो उसमें सारी मिलावटें चीज पाई जाती हैं, और उसकी दुकान को सीज कर दिया जाता है। उसे पकड़ करके उसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर वो महिला जेलर जो थी अपनी जेल में तैनात थी, और इधर से वो उन्हीं का तलाकशुदा पति चरण सिंह जेल में पहुंच जाता है। और जब जेल में पहुंचता है तो उनकी नजर एकदम उन्हीं महिला पर पड़ जाती है जो जेलर थी। अब वो अपनी पत्नी को जेलर के रूप में देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है, और महिला जेलर भी जब उसको देखती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चरण सिंह यहाँ कैसे आ गया। मेरे जाने के बाद पता नहीं इसने कौन सा धंधा शुरू कर दिया जिसके केस में ये अंदर आया। तब वो एक वहीं के व्यक्ति से, जो जेल का कर्मचारी होता है, उससे बुलवाती हैं कि जो चरण सिंह नाम का कैदी है उससे मेरी केबिन में भेजो। तब वो व्यक्ति उसे बुला करके लाता है और कहता है कि तुम्हें मैडम ने बुलाया है। अब चरण सिंह आता है तो जेलर कहती हैं कि ऐसा करो, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, मैं जो पूछूंगी बस उसी बात का जवाब देना। अब इधर चरण सिंह बैठ जाता है, और फिर उसी की जो तलाकशुदा पत्नी जेलर बन चुकी थी वो उसे बिठाल करके कहती है कि अब तुम क्या लोगे, चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, पानी पियोगे, क्या पियोगे। लेकिन चरण सिंह फिर भी डर रहा था, क्योंकि जेलर थी, कह रहा था कि मैडम मैं कुछ नहीं पीऊंगा, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं पूछिए। तब वो कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये बता दीजिए कि जब तुम मुझसे दूर हुए थे उस समय तुम अच्छी खासी मैं तुम्हें छोड़ करके आई थी, तुम अपनी दुकान चला रहे थे और अपनी पड़ोसन के साथ खुश थे, लेकिन ऐसा क्या क्राइम तुमने कर दिया जो तुम्हें जेल आना पड़ा। तब चरण सिंह कहता है कि मैंने क्राइम तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी दुकान पर छापा पड़ गया था, और दुकान जब मेरी पकड़ी गई थी उसमें मिलावट की मिठाइयाँ निकली, और फिर मेरी दुकान सीज कर दी गई और मुझे उसी केस में मुकदमा दायर करके जेल भेज दिया गया। अब मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, कोई जमानत कराने वाला भी नहीं है। तब वो कहती है, जेलर कहती है कि अच्छा तुम्हारे माता पिता जमानत कराने के लायक नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम्हारी जो पड़ोसिन थी जिसे के साथ तुम रात दिन अयासी कर रहे थे और उसके साथ पैसा उड़ा रहे थे और जिंदगी में सब कुछ तुमने उसी को समझ लिया था, उसके चक्कर में तुमने हमारी कोई कदर नहीं की, हमें कुछ नहीं समझा, हमें रात दिन तुम गाली दिया करते थे, कभी प्यार नहीं किया और घर से निकाल दिया, हमसे तलाक ले ली। आज वो तुम्हारी पड़ोसिन तुम्हारी मदद करने नहीं आई, उससे तुम्हें मदद मांगनी चाहिए थी। वो फिर मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि ये पड़ोसी जो होते हैं और जो बाहर के लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं, ये तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी दौलत से और बस तुम्हारी से टाइम पास करने के लिए प्रेम करते हैं, और तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। अब इसी जेल में पड़े रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जमानत तुम्हारे माँ बाप तो करा नहीं पाएंगे, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। ये बात सुनकर के चरण सिंह रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैडम जी अब आप ही कुछ कर सकती हो। वो कहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ की जेलर हूँ और मैं तुम्हारी जमानत थोड़ा ही करा सकती हूँ, जमानत तो तुम्हारे घर वाले कराएंगे या फिर तुम्हारी वो प्रेम का पड़ोसिन कराएगी जिसके साथ तुमने
कई साल बिताए थे और जीने मरने की कस्में भी खाई थी और तुम उसके बिना रह नहीं पाते थे, आज तुम उसके बिना कैसे रह रहे हो और वो तुम्हारे बिना कैसे रह रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने हंसते खेलते परिवार को एक पड़ोसिन के चक्कर में बर्बाद कर दिया और आज तुम दर दर भटक रहे हो, तुम जेल काट रहे हो और वो अपने परिवार में मौज से रह रही है। कम से कम वो भी तो अपना परिवार तुम्हारे खातिर बर्बाद करती, तब जानते कि हाँ तुम दोनों का प्रेम बराबर है। बस तुम ही अपनी तरफ से मरे जा रहे थे, अपनी तरफ से तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपना परिवार बिखरा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर के वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मैडम जी मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं कि गलती भगवान भी क्षमा कर देता है और आप तो हमारी, चलो कोई बात नहीं, तलाकशुदा पत्नी ही सही, लेकिन आप तो पत्नी हो, लेकिन आप भी हमें एक बार क्षमा कर दो। और इस केस से निकलने के बाद ना तो मैं कभी बेईमानी का काम करूंगा और ना ही कभी परिवार से अलग रहने का प्रयास करूंगा। जिंदगी में आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। तब वो कहती हैं ठीक है, मैं तुम्हारी व्यवस्था करवाती हूँ। तब वो अपने घर के लिए फोन करती हैं जेलर और वहां से 2 जमानतियों को तैयार करती हैं और वकील को करके इनकी जमानत कोर्ट से मंजूर करा के इन्हें चरण सिंह को जेल से बाहर करवाती हैं। और बाहर करवाने के बाद फिर जब वो अपनी ड्यूटी से घर पहुंचती हैं और चरण सिंह के लिए फोन करके बुलाती हैं कि तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुमसे कुछ बात करेंगे। तब दोनों लोग जब घर पर मिलते हैं एक दूसरे से तो चरण सिंह हाथ जोड़ता है, कहता है कि निधि तुम मुझे माफ कर दो। हालांकि भले ही तुम मुझे अपना पति स्वीकार मत करो, लेकिन अपनी नजरों में मुझे दूर मत करो, मुझे अपने करीब ही समझो। और ज्यादा नहीं तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, कोई धंधा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें देख करके जीऊंगा। अब मेरी समझ में आ गया है कि जो पड़ोस जिससे मैं प्रेम करता था वो महिला आज मुझे मुड़ करके नहीं देख रही है और परेशानी में उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो मेरी काय की हुई। मेरी तुम हो और तुम मुझसे तलाक लेकर के दूर हो गई थी, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरे साथ खड़ी हो, तो तुमसे बढ़कर के दुनिया में मुझे कौन हो सकता है। अब वो बार बार माफी मांगता है। तब निधि के घर वाले भी कहते हैं कि बेटी अब ये सुधर चुके हैं, ये रास्ते पर आ चुके हैं और फिर तुम एक लेडीज हो, तुम्हें दूसरा विवाह करना भी शोभा नहीं देगा, लोग समाज में क्या कहेंगे, इसलिए इन्हें माफ कर दो और पुनः इसे अपना लो। कोई इसने क्राइम नहीं किया है, इसकी दुकान थी, पकड़ी गई, कोई बात नहीं, वो केस सॉल्व हो जाएगा। अब वो अपने तलाकशुदा पति चरण सिंह को माफ कर देती हैं अपने माँ बाप के कहने पर और पुनः उसे अपना लेती हैं और चरण सिंह के माँ बाप को भी बुला लेती हैं और वहाँ जो उन्होंने जो कमरा लिया था और जो हाउस था उनका रहने का, वहां पर वो अपने सास ससुर पति के साथ बड़े आनंद से रहने लगती हैं और चरण सिंह उनकी हर बात को मानता है, जो वो कहती हैं उसके इशारे पर चलने लगता है और बिना पूछे उनसे अब कोई काम नहीं करता और उनकी जिंदगी में पुनः हरियाली खिल जाती है, दोबारा से फूलों की बगिया खिल जाती है, पुनः उनकी जिंदगी हरी भरी हो जाती है और अच्छी तरह से वो अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के किसी का दिल दुखाना, उकसाना, भावुक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सुनाकर के बस हमारा यही उद्देश्य है कि जो लोग अपने परिवार को छोड़ करके गैरों की संगत में पड़ जाते हैं, गैरों की चक्कर में पड़ करके अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लेते हैं, अपने हंसते खेलते परिवार में खुशियों को बिखेर देते हैं, तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनके चक्कर में तुम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। काम तो तुम्हारे वही अपने आएंगे, चाहे हालांकि तुम उन्हें दूर क्यों ना कर दो, लेकिन वक्त पड़े पर, परेशानी पर, मुसीबत पर केवल भाई बंधु और अपनी पत्नी और जो माता पिता हैं, जो सगे संबंधी हैं, वही तुम्हारे काम आते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को जोड़ करके रखें, अपने बच्चों से प्रेम करें, माँ बाप की देखरेख करें और अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ाएं और हंसी खुशी से जिंदगी काटें। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी और घटनाओं से संबंधित जानकारी सुनाते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।